गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर बीए के फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर 8 में जो तराइन की कल आपको प्रथम लड़ाई की बात बताई था, दूसरी लड़ाई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हिस्ट्री में बड़ी महत्वपूर्ण है ये, और बीए फोर्थ सेमेस्टर में ये चैप्टर भी है आपका। तो इसके कारण क्या थे, कॉजेज ऑफ द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन की पहली लड़ाई में अपनी हार को गजनी सुल्तान मोहम्मद गोरी कभी नहीं भूल पाया। उसने अपनी हार का गुस्सा उन अमीरों पर उतारा जिसकी वजह से वो इस लड़ाई को हारा था, परंतु उसने अपनी इस हार को अपना कवच बना लिया। इस बार उसने सेना को पुनः संगठित किया, तब पहली लड़ाई में हुई गलतियों का गहन अध्ययन किया। ये सफलता का मंत्र भी होता है, गलतियों का अध्ययन किया जाए, और उसने किया। यदि अपने आप को भी पहले ज़्यादा अनुशासित बनाया। उसने अपनी तैयारियों के विषय में स्वयं लिखा है कि मैंने अपनी हार के बाद अपनी पत्नी के पास जाना छोड़ दिया तथा अपने धारण किए हुए कपड़ों को कभी भी नहीं बदला। मैंने उन सब को कठोर दंड दिया जिनकी लापरवाही वजह से मेरी हार हुई थी। अब के बार मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके हिंद की तरफ बढ़ूँगा। ये उसके जो मोहम्मद गजनी के गोरी की ये खुद की टिप्पणी है। अपने इस कथन से हमें उसकी झल्लाट के साथ प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। मैं ये बात विद्यार्थियों से साझा करना चाहूँगा, प्रतिबद्धता डिटर्मिनेशन भी आदमी को जीत की तरफ ले जाती है। किसी भी क्षेत्र में आप आजमाएं, किसी भी लक्ष्य के लिए आजमाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी यदि आप अपने लक्ष्य प्रति प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीराज की सेना तथा उच्च अधिकारी इस विजय की खुशी में रंग रलियां मनाने में व्यस्त थे। उनको तनिक भी अनुमान नहीं था कि इतनी भयंकर हार के बाद गोरी वापस उन पर हमला करेगा। स्वयं चौहान शासक में भी दूरदर्शिता का अभाव था, जो ये नहीं समझ पाया कि मोहम्मद गोरी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह शांत होकर बैठ जाएगा। तैयारियों मानसिकता को लेकर दोनों पक्षों में जमीन आसमान का अंतर था। तयसंकृत राजपूत सेना के लिए अच्छे तो कतई नहीं थे। वैसे मैं आपको विद्यार्थियों से बात साझा कर देना चाहता हूँ। भारतीय इतिहासकार सिर्फ गद्दार, कायर और कमज़ोर शासकों का बचाव कर रहे हैं। बाकी हकीकत ये थी कि चाहे सिकंदर आया हो 326 ईसा पूर्व में, चाहे अहमद शाह अब्दाली आया 1761 में, इनका ढंग ढांचा जो यहाँ की शासन प्रणाली थी उसमें कोई दम ज़्यादा नहीं था। 1857 के विद्रोह में यहाँ के क्रांतिकारी और वीरों को, कल मैंने राजा नार सिंह का बताया था कि चांदनी चौक को फांसी की सजा दी गई। यहाँ की खापों ने उस पर दबाव बनाया था कि भाई आप भाग लें अंग्रेज़ों विरुद्ध, और जो भी लोग देश के लिए लड़े उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये बात हमारे लिए रोंगटे खड़े करने वाली है। ये वीरों को हतोत्साहित भी कर सकती है। तो ज़रूरी है गद्दारों को, मैंने बार बार कहा, उनको पहचाना जाए। ये पृथ्वीराज के टाइम में भी देश बहुत बड़ा था, और ये जो गोरी जो अफ़गानिस्तान से अफ़गान सेना जो आई थी, आज भी आपको पता अफ़गानिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा है हमारे सामने, एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बंगाल, पंजाब बहुत बड़े उपजाऊ क्षेत्र, और ये बार बार कहते हैं कि बौद्धिकता बहुत ज़्यादा बताते हैं शुरू से ही। हम तो भी बौद्धिकता पैदा करना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि बहुत पहले से बहुत ज़्यादा थी, चाहे उसको एक्सपोर्ट कर दिया हो। तो वो क्यों हारा, क्यों इतना नीचा देखना पड़ा कि ये विदेशी आक्रांत ना करो, उसे हराए यहाँ। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए सोचने का विषय भी है। कई बार मैं स्वतंत्रता दिवस पर ही बात साझा करता हूँ कि इस पर्व को बनाने से के साथ साथ हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश को किन गद्दारों ने गुलाम करवाया, वो यहीं थे। किन गद्दारों ने देश को गुलाम रखवाया, वो भी यहीं थे। किन गद्दारों ने हमारे वीरों को मरवाया, वो भी यहीं थे। और जिस दिन देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उनके घरों में मायूसी छाई हुई थी, रो रहे थे, तड़प रहे थे, वो भी यहीं के थे। मैं शुरू से कहता हूँ, घर के गद्दार को दुश्मन से पहले पहचानो। यदि कश्मीर में कश्मीर का लड़का वास्तव बदमाशी करता तो पाकिस्तानी सैनिक से भी बड़ा गद्दार वो है। वो तो अपने देश की तरफ से लड़ रहा, हमारा दुश्मन हमें दिख रहा है। गद्दार वो जो हमारा भोजन खा रहा है, भारत माता और बैठा है, वो कश्मीर का हो, पंजाब का हो, मणिपुर का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, किसी प्रदेश का हो, राष्ट्रद्रोही के साथ तेजाब से जला देना चाहिए उसको चौक पर खड़ा कर। ये बिल्कुल
इस बात में मैं गजनी से एक सीख लेता हूँ, प्रतिबद्धता और सीख साझा करना चाहता हूँ। जिनकी कारणों से वो हारा था उसने उनको कठोर दंड दिया। यदि हमारे राष्ट्र में कई विफलता देखने को अगर मिलता है तो मैं सबसे पहले हमारे गद्दारों को पहचाना हूँ। मैं आज इतिहास को कहता हूँ, इतिहासकारों को भी कहता हूँ कि आप ये भूल ना करें, उनके नाम बता दें हमें। आप छिपा रहे हो उनके नाम। जिन गद्दारों को जैसी समस्या आई थी, पृथ्वीराज क्यों हारा? क्या पृथ्वीराज साहसी नहीं था? और साहसी था तो क्यों हार गया? क्या वीर नहीं था और वीर था तो क्यों हार गया? ये बहुत बड़ी बातें सामने आ रही है हमारे सामने। विदेशी व्यक्ति आकर एक टुकड़ी लेके उसके घर पर हमला कर दे और उस आदमी को यहाँ हरा दे, सेना को पस्त कर दे, लोगों पर अत्याचार कर डाले। कब नादिर शाह दिल्ली को लूटा? इतिहास को ठीक से पारदर्शी बनाया जाए, ये भी मैं साथ साथ मांग करता हूँ और इतिहास के छात्रों से भी कहता हूँ कि वो सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा जाने। जो इन लोगों ने लेखनी से किसी को बचाने का प्रयास किया, मैं कह रहा हूँ उनको बचाओ मत। आगे भी ऐसे नीच हमारे पैदा न हों, और हों तो उनको शुरू में कुचल दिया जाए, जिसे भारत माता पर आँच न आए। बार बार आरोप लगते रहे रक्षा शोधों के, मैं कह रहा हूँ तो चर्चा मत करो, और प्रमाण है तो उस नीच को जलाओ, जिंदा मत छोड़ो। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है, उससे बड़ा तो मैं कह रहा हूँ दुश्मन देश भी नहीं है। रक्षा सौदों में अगर कहीं भी दलाली की बदबू आती है तो वो आदमी निश्चित रूप से डेथ, सेंटेंस टू डेथ, उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाए। मैं यहाँ की अदालतों से भी याचना करता हूँ फास्ट ट्रैक बनाकर। मैं एक बार एक रक्षा सौदे दलाली की बातें सुन रहा था, आज तक मुझे पता नहीं है ये किसी को सज़ा दे पाए या नहीं दे पाए। कुछ तो मर चुके हैं, कुछ कह रहे हैं प्रमाणों का अभाव बता रहे हैं। ये उचित बातें नहीं हैं। प्रमाण जुटाए जाते हैं, प्रमाण जुटाने के लिए आदेश दिए जाते हैं और प्रमाण सिद्ध किए जाते हैं, उसको दंड दिया जाता है। ये छोटा मामला नहीं है। देखिए, या तो अनावश्यक रूप से किसी को बदनाम भी नहीं किया जाए, किसी देशभक्त को। तो ये बात जो सामने आई कि उसकी लड़ाई वो क्यों हारा, निश्चित रूप से उसको उसने कमज़ोर समझा होगा, तभी वो यहाँ बढ़ा उस पर हमला करने के लिए। मजबूत शक्ति पर कमज़ोर शक्ति कभी हमला करने जाती ही नहीं है। ये भी इतिहास गवाह है, आज नहीं कभी से। शक्तिशाली पर कमज़ोर व्यक्ति हमला करने कभी नहीं जाता, दूर से कांपता है कि जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ खोकर आ जाएगा, रिपीटेगा तेरे को वापस दौड़ते हुए। तो आज राष्ट्र इस स्थिति में हम खड़ा करें कि ये इतना मजबूत हो जाए। मैंने पहले कहा था, चाहे सेना के स्तर पर राज हो, यदि इस तरह को अधिकारी सामने आता है, कुछ जासूसी प्रकरणों पकड़ में आता है, ये बिल्कुल इसमें कोताही नहीं, सजा हो टॉप की, टॉप पनिशमेंट टू द एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त सजा हो। राष्ट्र के नाम पर किसी के साथ से समझौता नहीं किया जा सकता। अभी मैं देखता हूँ कई बार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं भ्रष्टाचार के मामले के, ईडी ने उस पर कार्रवाई की, उसकी ये भी श्वेत पत्र जारी करी ईडी और सीबीआई। और दिन सीबीआई कार्यालय मैंने फ़ोन किया था, भैया ये जो कोटा में IAS अधिकारी रिश्वत प्रकरण में पकड़ा गया है, इसके पास पहले भी और भी ज़्यादा राशि हो सकती है, इसकी जाँच करवा लो ढंग से। और मैं ईडी और सीबीआई से ये भी कहूँगा कि अभी तक कितनी राशि जन खाते में डाल दी गई है, जो भ्रष्टाचारियों पर जो नामजदगी दी गई है, ये बात ज़रूर बताएं। हम जनता से उनकी तरफ से मांग करते हैं कि वो राशि जिन लोगों को आपने आरोपित किया था, वो राशि कितनी हमारे जन खाते में डली। आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो कि इसने इससे अधिक संपत्ति का मामला है, इसने जो है हवाला प्रकरण है, अनेक प्रकार से ऐसी बातें आ रही हैं। उस MP की जो पत्नी है वो उसमें संलिप्त पाई गई, बिल्कुल पाई गई, परंतु पाई गई तो उसको सिद्ध किया जाए, उससे क्या वसूला गया वो जनता को बताया जाए। मैं मीडिया से भी कहूँगा कि वो इस तरह की बातों को बार बार आती कि भाई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, भ्रष्टाचार में ये हुआ, तो भ्रष्टाचार में पकड़ने जाने के बाद उसको जन खाते में डाला जाए। उस राशि को, काफ़ी राशि है, पकड़ो और उसको जन खाते में डालो। धन्यवाद।